नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। इजराइल हमास युद्ध का आज 18वां दिन है और इसके खत्म होने के आसार तो छोड़िए, आगे और भड़कने के ही आसार ज्यादा दिख रहे हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद हुई जवाबी कार्रवाई गाजा में भयानक मानवीय संकट के तौर पर सामने आई है और इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। साथ ही हमास को लेकर भी कोई सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति सिर्फ और सिर्फ गाजा के उन हजारों आम लोगों के प्रति है जो हमास पर हुई इजराइल की इस कार्रवाई में पिस रहे हैं, या फिर इजराइल के उन 1400 से ज्यादा लोगों के साथ है, या उन 200 से ज्यादा बंधकों के साथ है जो हमास के हमले में मारे गए या हमास के बंधक बनाए हुए लोगों में है। इस बीच इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। गाजा में मंगलवार को इजराइल पर हुए हमले अब तक के सबसे भयानक हमले बताए गए हैं। आसमान से इजराइल की बमबारी में गाजा के ऐसी हजारों इमारतें तबाह हो गई। इमारतों के मलबों में दबकर लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। धमाकों के बाद बचे हुए लोग मलबों में अपनों की तलाश करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं आज की, और इजराइल ने कहा है कि उसने सोमवार को 24 घंटे में गाजा के अंदर हमास के ठिकानों पर 300 से ज़्यादा नए हमले किए हैं। ये जो रॉकेट हमले हुए हैं, ये उनका असर है। इस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई हैं, बिल्कुल नीचे बैठ गई हैं, और कई जो लोग हैं वो इन इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजराइल के हमलों से 24 घंटे के अंदर 704 लोगों की मौत हो गई है, जो एक ही दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है अब तक का इजरायली हमलों में मारे जाने वाले लोगों का। और इसके बाद चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में मरने वालों की तादाद 5791 हो चुकी है। कुछ जो खबरें हैं वो इसे 5000 से थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो रामल्ला में से खबर निकलकर सामने आ रही है फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो 5791 इस आंकड़े को बता रहा है। इसमें 2360 बच्चे हैं, 1421 महिलाएं हैं और 295 बुजुर्ग हैं, यानी 2/3 से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। इसके अलावा गाजा में 16,000 से ज़्यादा लोग हमलों में घायल हो चुके हैं, और ये जो घायल लोग हैं, अस्पतालों में इनका इलाज करना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में ज़रूरी दवाएं नहीं हैं, उपकरण नहीं हैं। अस्पतालों में जो उपकरण बिजली पर काम करते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल ने बिजली की सप्लाई काटी हुई है, और जो ईंधन है वो भी इजराइल अंदर सप्लाई नहीं होने दे रहा है। और इस बीच जो बंधक बनाए गए लोग हैं 222, उन्हें रिहा करने का दबाव लगातार हमास पर बना हुआ है। हमास का कहना है कि इजराइल पहले कार्रवाई बंद करे, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो पहले बंधकों को, सभी बंधकों को रिहा करे। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इस बीच सोमवार देर रात ये जानकारी आई कि हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को छोड़ने को तैयार हो गया। इससे बड़ी राहत मिलती दिखाई दी, और रेड क्रॉस की टीम भी उस जगह के लिए रवाना हो गई जहां बंधकों को रिहा किया जाना था। इजराइल ने भी उन इलाकों में बमबारी रोक दी, लेकिन फिर खबर आई कि हमास ने इन बंधकों को रिहा करने के बदले में गाजा में ईंधन सप्लाई की शर्त रख दी है, और इससे इजराइल ने साफ इनकार कर दिया। यानी ये मामला खटाई में पड़ गया। जिन 50 लोगों की रिहाई की बात हो रही थी वो नहीं हो पाई। फिर भी एक छोटी सी राहत वाली खबर ये रही कि हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा कर दिया। इससे पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को, जो माँ बेटियां थीं, उन्हें भी हमास रिहा कर चुका है। हमास के कब्जे से रिहा होते समय 85 साल की योकाविड लिफ्सिट्ज ने हमास के लड़ाके को शलोम कहा। लिफ्सिट्ज के साथ ही एक और बुजुर्ग महिला नूरित कूपर को भी हमास ने रिहा किया और रेड क्रॉस के हाथों सौंप दिया। इस तरह हमास अभी तक कुल 4 बंधकों को छोड़ चुका है, लेकिन हमास के कब्जे में अब भी 220 बंधक हैं, जिन्हें उसने 7 अक्टूबर के भयानक हमले के दौरान अगवा किया था। हमास के आतंकी हमले में इजराइल के 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक खबर ये भी आई कि हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा कर सकता है, लेकिन फिर जानकारी आई कि हमास ने इसके बदले ईंधन की मांग की है, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं। हमास का कहना है कि 2 बुजुर्ग महिलाओं को उसने मानवीय आधार पर रिहा किया है। हमास के पूर्व प्रमुख मशाल का कहना है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हमले रोके तो हमास सभी बंधकों को छोड़ देगा।
كتائب القسامات أعلنت ذلك، ولكن هؤلاء موزعون في أماكن مختلفة حريصون على أمنهم. إسرائيل هي التي إذا كان الأمريكان والأوروبيون حريصين فليؤف. मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इजराइल पहुंच गए। उन्होंने हमास के आतंक के खिलाफ इजराइल का पूरा साथ देने का ऐलान किया। इस दौरान इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हर्जोग ने सभी बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग की। फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर ओलफ शुल्ज समेत दुनिया के कई नेता इजराइल आ चुके हैं। सबकी कोशिश इजराइल हमास संघर्ष का हल निकालने की तो है ही, लेकिन साथ ही वो इजराइल के साथ पूरी एकजुटता भी दिखा रहे हैं। इस बीच डर इस बात का है कि ये सीमित संघर्ष कहीं क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करवा रहा है। We know Iran continues to support Hamas and Hezbollah. And we know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others who may want to exploit the conflict for their own good or for that of Iran. दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुल्लाही ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध को मध्य पूर्व में भड़का रहा है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तस्वीरें बता रहे हैं कि हालात क्या हैं। उधर मिस्र की सीमा से गाजा में मानवीय राहत सामग्री पहुंचाए जाने का काम सोमवार को भी जारी रहा और अभी भी ये जारी है धीरे धीरे, लेकिन जो ज़रूरत है गाजा की उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। सोमवार को राहत सामग्री से लदे 20 ट्रक रफा क्रॉसिंग पार कर गाजा में पहुंचे और इस तरह अब तक 34 ट्रक राहत सामग्री ही गाजा में पहुंच पाई है मिस्र की रफा क्रॉसिंग के जरिए, जबकि गाजा में करीब 20 लाख लोगों के सामने बुनियादी ज़रूरतों की भयानक किल्लत पैदा हो गई है। अस्पतालों का हाल बहुत ख़राब है, इलाज के लिए न ज़रूरी उपकरण हैं, न दवाएं हैं, बिजली सप्लाई जैसा हमने बताया बंद है जब से इजराइल ने कार्रवाई शुरू की है। पानी भी जो है उसकी सप्लाई भी बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं मिल पा रही है, वरना वो भी बंद है। और खाने पीने की सप्लाई तो है ही नहीं, दवाओं की सप्लाई भी नहीं हो पा रही। अब मिस्र के रास्ते जो सप्लाई जा रही है उसमें दवाओं को शामिल किया गया है। इजराइल ने जो गाजा में ईंधन है उसकी सप्लाई बंद की हुई है, इसलिए अस्पताल जनरेटर पर भी नहीं चल सकते क्योंकि उनके चालू रहने के लिए बिजली चाहिए और इमरजेंसी जनरेटर तभी चलेंगे जब फ्यूल हो। तो पश्चिम एशिया का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है। इजराइल की फौज के प्रवक्ता ने कहा कि सेना युद्ध को अगले दौर में, अगले चरण में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए राजनीतिक आदेश का इंतजार कर रही है। उधर यूरोपियन यूनियन मानवीय आधार पर इजराइल हमास युद्ध को थामने की अपील पर विचार कर रहा है, लेकिन इजराइल तो इसके लिए तैयार है ही नहीं। अमेरिका ने भी कहा है कि ऐसे किसी भी युद्ध विराम से हमास को इजराइल पर नए सिरे से हमलों के लिए तैयार होने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि गाजा में युद्ध विराम की बात तभी हो सकती है जब हमास 7 अक्टूबर को इजराइल से अगवा किए गए सभी बंधकों को रिहा कर दे। इनकी तादाद इजराइल अब 222 बता रहा है। तो अमेरिका का कहना है कि इसके बाद ही बातचीत की कोई सूरत बन पाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ ही यह भी कहा है कि वो फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार और अपनी पहचान के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमास के आतंकियों के अपराध से उनका ये हक नहीं छिन जाता। तो अमेरिका दोनों बातें कर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। गाजा में जो मानवाधिकार है उनकी बातें तो कर रहा है, लेकिन ये कब अमल में आ पाएगी, कब गाजा के लोगों को इससे मुक्ति मिल पाएगी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। तो हर तरह की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि ये युद्ध आगे और कितना भड़केगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक, कई देशों में राजदूत रहे वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो यही कि क्या आपको लगता है कि बंधकों की रिहाई अगर हो गई, अगर हुई तो युद्ध थम सकता है? देखिए, हॉस्टेजेस की रिलीज का जो कंडीशन लगाई है इजराइल ने, बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ जो सबने देखा और पैलेस्टीनियंस ने 200-250 लोग इजराइल के ले गए, विच वाज द मोस्ट बारबेरिक इंसिडेंट। तो इजराइल डिमांड कर रहा है और बाकी सारे कंट्रीज भी उसको सहमत हैं कि इस समस्या में आगे बढ़ने के लिए, डी एस्केलेशन के लिए जरूरी है कि पहले बंधकों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद में सीज फायर हो और उसके बाद में जो परमानेंट सोल्यूशन, देखिए बार बार जो है सब लोग बोल रहे हैं, बाइडेन साहब ने फिर से बोला है कि
वो जो है पैलेस्टीनियंस को एक डिग्निफाइड सोल्यूशन, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्या सपोर्ट करते हैं, समर्थक हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट ने भी बोला है आज, जो उसी एरिया में इसराइल में पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी बोला है कि मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस जो बहुत दिनों से थमा हुआ है, उसको एक रीलॉन्च की जरूरत है, नए सिरे से रीलॉन्च की जरूरत है। तो सब लोग कह रहे हैं, इंडिया भी बोलती है कि पीस प्रोसेस होना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को अपना जो है मुल्क मिलना चाहिए, उनको एक डिग्निफाइड सोल्यूशन मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो ये टेररिस्ट की एक्टिविटी जो हुई, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। बच्चे बूढ़े सब तरीके के लोग बाग जो है वो हॉस्टेजेस में हैं। तो जब तक हॉस्टेज है, कोई भी देश वो इस बात को कबूल नहीं करेगा कि उनसे जो है वो सीज फायर कर लें, या हमारी कोई जो जो इजराइल का एक्शन है, मेरा ख्याल है इस बारे में मैं उनसे पूरा सहमत हूँ। गुप्ता जी, इस युद्ध में पश्चिमी देश इजराइल के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। आपने देखा इतने जो पश्चिमी देशों के प्रमुख हैं वो अब तक इजराइल पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अरब देश और इस्लामी देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। तो ये संघर्ष कहां जाकर थमेगा? क्या ये अभी और फैलने वाला है? देखिए, अगर हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए जाएं तो इमीडिएट सीज फायर हो जाएगा। और जो इजराइल ने ऐसा नहीं बोला कि गाजा में जो है पैलेस्टीनियंस को खत्म कर देंगे, वो ये कहते हैं कि हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको खत्म करना है। तो उनकी लड़ाई हमास से है। और आपको ये समझना चाहिए कि हमास पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमास इज एट बेस्ट अ फ्रिंज ग्रुप, दे आर अ टेररिस्ट ग्रुप। तो टेररिस्ट ग्रुप वो तो कभी शांति चाहेंगे ही नहीं, वो तो लड़ाई झगड़े के लिए लगे हुए हैं। तो कैसे शांति बढ़ेगी? और वो लड़ाई अपनी उनकी चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसमें सिविलियंस नहीं आने चाहिए, उसमें सिविलियंस कंज्यूम नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए जाए, और जैसा इजराइल ने अभी तक रिस्ट्रेंट है, ग्राउंड इन्वेजन नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका ने भी दबाव डाला हुआ है कि ग्राउंड इन्वेजन को अभी और डेफर करिए जब तक कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन या कुछ आगे बात बढ़े। और जहां तक आपने ईरान की बात करी, तो मैं समझता हूं कि कोई भी मूव किसी भी साइड से लिया जाएगा। आज फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो इंटरनेशनल कोएलिशन अगेंस्ट दाइश, आईसिस के खिलाफ जो सीरिया और इराक में चल रहा है, वो यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाए। मैं उससे थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी वाइडनिंग जो है वो सही नहीं होगी, और उससे जो है वो बात और उलझेगी। तो जो अमेरिका अभी इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका ने अपना जो है वो जहाज भेजे हुए हैं। अमेरिका इज ओनली इंश्योरिंग कि कोई दूसरा कंट्री इसमें ना घुसे। जी, कोई दूसरा देश इसमें न घुसे, क्योंकि जितने देश इसमें घुसेंगे ये युद्ध उतना ज़्यादा फैलेगा और उतना इसको थामना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की राजनीति है पश्चिम एशिया के देशों की, और ख़ासतौर पर इजराइल के साथ उसका जो पुराना एक तरह से प्रतिद्वंदी जिस तरह से रहे हैं, तो उसे देखते हुए जिस तरह से हमास ने काम किया और हमास काम करता है, क्या आपको लगता है कि हमास बंधकों की रिहाई के लिए वाकई तैयार हो जाएगा? देखिए, अभी तक उन्होंने रखा हुआ है, उनको समझना पड़ेगा कि हॉस्टेजेस को रखने में उनका कोई फायदा नहीं है, और दुनिया जो है वो थू थू कर रही है उनके ऊपर। सारे कंट्रीज जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया कि हाँ, टेररिस्ट इंसिडेंट सही है और उनको हॉस्टेजेस को रखना चाहिए। आपने रशिया और चाइना की बात करी। देखिए, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, रशिया भी बहुत बड़ा मुल्क है, और सब अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट से बात करी और बाकी जगहों पे बात करने की कोशिश। हम अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि एक ही देश नहीं है, जो भी देश इसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके उससे, क्योंकि बहुत चिंताजनक सवाल है। जाने जा रही हैं लोग बाग जो हैं रोज, कितनी आज की तारीख में बताया कि वहां पे पैलेस्टीनियंस क्लेम कर रहे हैं कि 600-700 लोग बाग मर गए इजरायली बमबारी में। इजरायली बोल रहे हैं कि 150-200 मरे हैं। तो खैर, नंबर की वो नहीं है, वो तो दोनों तरफ से डिबेट है। बट 150-200 भी मरे, 300 भी मरे, तो रोज जो है बहुत ज्यादा जो है वो सिविलियन तबाही होती जा रही है, और इसको इमीडिएटली खत्म करना बहुत जरूरी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व राजनयिक हमारे साथ थे। और बड़ा अहम मुद्दा है, इजराइल के हमले का सबसे भयानक दिन बताया गया है सोमवार, और आज भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने बहुत ज़बरदस्त हमले किए हैं। और गाज़ा की तरफ से ये कहा जा रहा है, वहाँ जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 700 से ज़्यादा लोग एक ही दिन में मारे गए हैं। तो ये एक भयानक मानवीय संकट पूरी दुनिया के सामने है। जितनी जल्दी इसका हल निकले उतना बेहतर। और अब बात करते हैं एक और मुद्दे की जो आजकल आए दिन सुर्खियों में आ जाता है। ये मुद्दा है आवारा कुत्तों का, उनके आतंक का। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक गंभीर खतरा बताया था। कल ही एक खबर आई कि एक जाने माने कारोबारी की मौत के पीछे आवारा कुत्तों का हमला वजह रही। वाघ बकरी टी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के अंबाली रोड पर अपने घर से बाहर सुबह की सैर पर निकले थे और तभी कुछ आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। पराग देसाई कुत्तों से बचने के लिए भागे तो गिर गए, उनके सिर पर चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि ब्रेन हैमरेज हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिन इलाज के बाद भी बचाया नहीं जा सका। रविवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। पराग देसाई सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गई। हर तरह के तर्क दिए गए और एक बार फिर यह मुद्दा उठ गया। आवारा कुत्तों की समस्या को किसी ने उठाया तो वहीं कुत्ता प्रेमियों ने इस बात पर एतराज किया कि मौत के लिए कुत्ते जिम्मेदार हैं। तो कुत्ता प्रेमी होना खराब बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो पूरा संकट है, ये जो कुत्तों का आतंक बताया जाता है, ये दरअसल है किसकी जिम्मेदारी, किसकी वजह से ये सामने आ रहा है। तो जो कुत्ते के प्रेमी अपने आप को बताते हैं, उनका कहना है कि कुत्ते के काटने से मौत नहीं हुई, ये मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। ये सही है कि काटने से मौत नहीं हुई, लेकिन ये भी तथ्य है कि आवारा कुत्तों से बचने के लिए भागे और गिरे, फिर सिर पर चोट लग गई। तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे रहे हैं और अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है किसकी नहीं, इस बहस का कोई अंत नहीं है। कुत्तों से जुड़ी ये बहस दोनों ही ओर से अक्सर तर्कों से शुरू होकर कुतर्कों पर खत्म होती है और इसके साथ ही लोगों के बीच आपसी वैमनस्य से वैर भाव और बढ़ जाता है। और सोसाइटीज़ के ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो कुत्तों का मुद्दा इतना ज़्यादा फैलता है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो असली समस्या जो है वो कहीं इस बहस में खो जाती है। तथ्य ये है कि एक समस्या है ये, जिसका हल करना ज़रूरी है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आवारा कुत्तों द्वारा काटने की ऐसी खबरें देश के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में आपको सुनाई देंगी। पिछले ही महीने 11 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया। उस दिन एक मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई चल रही थी और तभी चीफ जस्टिस ने कोर्ट में मौजूद एक वकील को पट्टी लगाए देखा। उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ। वकील ने कहा कि वो आवारा कुत्तों के हमले से घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस पर ध्यान देने की मांग की और स्वतः संज्ञान लेने का कोर्ट से आग्रह किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि 2 साल पहले उनके लॉ क्लर्क पर सड़क पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, उन्हें घायल कर दिया था। तो ऐसे में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये एक गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक वीडियो सामने आया, उत्तर प्रदेश में एक बच्चे को कुत्तों ने काट लिया। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता, बच्चा अपने पिता की गोद में दम तोड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान तो नहीं लिया, लेकिन मामले की गंभीरता इस बात से ही स्पष्ट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में यह मसला इतनी गंभीरता से उठाया गया। अब सवाल यह है कि जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर है, उससे जुड़ी जो घटनाएं हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है, हम कर क्या रहे हैं? क्या उन कुत्तों को हम जिम्मेदार माने जो गली मोहल्लों में घूमते हैं और जिनको लोग आवारा कुत्ते कहते हैं, जिनको लोग खिलाते हैं, प्यार करते हैं, कुछ लोग दुत्कारते हैं? लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें इन बेजुबानों की कोई गलती है जो किसी को काटते हैं? तथ्य यह है कि जब से इंसानी सभ्यता आगे बढ़ी, कुत्ते से ज्यादा वफादार साथी इंसान का कोई नहीं रहा, कोई नहीं। भले ही कोई आपका साथ छोड़ दे, आपका वफादार कुत्ता आपका साथ अंत तक नहीं छोड़ता। तो फिर इंसान का सबसे वफादार साथी आए दिन विवादों में क्यों घसीट लिया जाता है? आप देखेंगे आए दिन देश में कभी किसी सोसाइटी, कभी किसी कस्बे के गली मोहल्ले से ऐसी तस्वीरें आती हैं जिनसे पता लगता है कि आवारा या पालतू कुत्तों के काटने से लोग घायल हुए या मारे गए। कमज़ोर लोग, बच्चे, महिलाएं और बूढ़े ऐसे आवारा या पालतू कुत्तों की भी हिंसा के शिकार ज़्यादा होते हैं। इसमें जो पेट डॉग्स हैं वो भी पीछे नहीं हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि लोग अपने पालतू कुत्तों को लेकर जा रहे हैं या पालतू कुत्तों को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने लोगों को निशाना बनाया, खासतौर पर बच्चों को या महिलाओं को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुत्तों के काटने से जुड़ी इन घटनाओं के लिए कुत्ते जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हमने अपनी वजहों से कुत्तों को उन गली मोहल्लों तक सीमित कर दिया है जिनके लिए वो बने ही नहीं है।
कुत्तों को उनके कुदरती माहौल से उजाड़कर हमने ईंट कंक्रीट के इलाकों में सीमित कर दिया है, एक बंधन उन पर बांध दिया है। उन्हें दौड़ना पड़ता है तो सीमेंट के मैदानों में, सीमेंट के फर्श पर, जो उसके लिए नहीं बना है। कुत्ते खुले मैदानों में, खेतों में इंसान के भरोसेमंद साथी रहे, उन्हें वही जगह चाहिए, वही उनका आशियाना है। जंगली जानवरों से मवेशियों की रक्षा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग माहौल में रहते हैं। इंसानी रिहायशों के अच्छे चौकीदार साबित हुए, लेकिन अब लोग उनको कई लोग सिर्फ घर में सजावट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि ये जो नायक था इंसान का सदियों से, अब खलनायक बन गया। हमारी आज की जो आधुनिक सोसाइटीज़ हैं, ख़ासतौर पर उनमें। इस पर आगे बात करने से पहले कुछ आंकड़ों पर निगाह डाल लेते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते भारत में हैं। एक ताज़ा अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्ते हैं। ये बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज़ के भी सबसे ज़्यादा मामले भारत में ही आते हैं। हालांकि रेबीज़ और भी जानवरों के काटने से होता है, सिर्फ कुत्तों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। भारत में रेबीज़ के 97% मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। 2021 में भारत में जानवरों द्वारा काटने के 17 लाख से ज़्यादा केस सामने आए, जिनमें सबसे अधिक कुत्तों द्वारा काटने के। 2022 में पहले 7 महीने में 14.5 लाख केस सामने आए। भारत में कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं बढ़ने पर पशु कल्याण बोर्ड ने दिसंबर 2022 में एक प्रेस बयान जारी किया। इसके मुताबिक आवारा कुत्तों की तादाद पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल तैयार किया था। इसे एबीसी भी बोला जाता है, और इसे लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, स्थानीय निकायों की है, चाहे वो नगर निकाय हो। इसके तहत आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ने से रोकने के लिए उनके बंध्याकरण यानी स्टेरिलाइजेशन, उनके एंटी रेबीज टीकाकरण पर जोर दिया जाना था। लेकिन ये देखा गया कि इस नियम पर नगर निगम या नगर पालिकाएं ठीक से अमल नहीं करती, और ये जो पूरा नियम है वो सिर्फ कागजों में रह जाता है, ज़मीन पर दिखता ही नहीं। और यही वजह है कि कानून बन गया लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा, और नतीजा इस तरह की जो काटने की घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आ रही हैं। एक तथ्य ये भी है कि हम लोगों में से कई कुत्ता प्रेमी तो हैं ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे हम अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। कुत्तों को खाना तो ज़रूर खिलाते हैं, लेकिन उनकी सेहत का क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे, इसे लेकर कोई ख़ास चिंता नहीं होती। गली मोहल्लों में घूमने वाले इन कुत्तों को बाकी जिम्मेदारी है हम सरकार पर छोड़ देते हैं, और सरकारी मशीनरी का हाल आपने देख लिया। इस मुद्दे पर वो कोई ख़ास सक्रिय है नहीं। समस्या यही है। इस मुद्दे पर हमने बात की आवारा कुत्तों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था नेबरहुड वूफ की आयशा क्रिस्टीना से। सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं, क्या ये नियम, ये जो कानून है वो कुछ भी कारगर रहा है या नहीं। ये जो अभी आप पराग देसाई का भी इंसिडेंट लेंगे, तो जब भी ऐसे कुछ भी इंसिडेंट होता है, चाहे उसमें कुत्तों का लेना देना हो या नहीं, लेकिन कुत्तों का मुद्दा इसीलिए बन जाता है वो सड़क पे, खासकर जब सड़क पे कुछ इशू होते हैं कुत्ते या स्ट्रे एनिमल्स रिलेटेड, डॉग्स और काउज, यही दोनों मेन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये गुस्सा क्यों है, बिकॉज ये गुस्सा एबीसी के नियम से डायरेक्टली रिलेटेड है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि पिछले 20 साल से हमारा ये काम चल रहा है एबीसी का, तो सड़क के कुत्तों की आबादी अभी भी क्यों बढ़ रही है और कम क्यों नहीं हो पाई है। और मेरा ये मानना है कि ये डायरेक्टली एमसीडी के जो, क्योंकि दिल्ली में एबीसी के नियम को एग्जीक्यूट करना एमसीडी का काम है। एमसीडी अपने जगह अलॉट करती है जहां पे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट वेटरिनेरियंस काम करते हैं। सबसे पहली बात उठाते हैं रेबीज का। रेबीज हर कोई आर्टिकल मीडिया का हो चाहे वो ऑनलाइन हो, हर आर्टिकल शुरू करता है WHO के नंबर्स को कोट करके कि इंडिया में 18 से 20 हजार से 25 हजार तक डेथ्स होती हैं रेबीज की। पहली बात, जो हमारा खुद का डेटा है वो क्लियरली, अगर आप पिछले 5 साल का देखें, इसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, बट आप अगर पिछले 3-4 रिपोर्ट्स, चाहे वो न्यू इंडियन एक्सप्रेस का हो या टाइम्स ऑफ इंडिया के हो, रेबीज के केसेस, ह्यूमन डेथ्स फ्रॉम रेबीज, और जो रेबीज के केसेस हमारे आए हैं दैट हैव बीन 305
340 डेथ्स इन ऑल, जिसमें से सबसे ज्यादा 48 डेथ्स अपेरेंटली इन 305 में से दिल्ली में थे। अब हमारे एबीसी सेंटर्स में रेबीज को आइसोलेट करने के लिए क्या फैसिलिटीज हैं? 14 एबीसी सेंटर्स चल रही हैं दिल्ली में। एक भी सेंटर में रेबीज आइसोलेशन केनल्स नहीं है। आइसोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कोरोना जैसी बीमारी नहीं है रेबीज, जहां पे वो सांस और सांस से फैलती है। रेबीज बीमारी सलाइवा से फैलती है, मतलब उसको रोकना और कंटेन करना कई ज्यादा आसान होता है, और वो भी हर कुत्ते के सलाइवा से नहीं। जिस कुत्ते को रेबीज है, मतलब वो कुत्ता अपने आप 3 से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अब जब हमें पता है कि ऐसे केसेस और सिम्टम्स आने के बाद जब रिपोर्ट करने से हम इस बीमारी को कंटेन कर सकते हैं, तो हमने क्या फैसिलिटीज करी हैं ये कंटेनमेंट के लिए? जैसे मैंने बोला, आप अगर रिपोर्ट करेंगे भी कि आइए इस कुत्ते को उठा के ले जाइए, अभी जोनल कैचर्स एमसीडी के वही गाड़ियां लाएंगे जिसमें वो रोज नसबंदी के लिए कुत्ते उठाते हैं। तो हम रेबीज घटा रहे हैं या फैला रहे हैं? भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना खत्म हो गया। भारतीय क्रिकेट के महान फिरकी गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का आज दिल्ली के लोधी रोड क्रिमेटोरियम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट जगत के कई नए पुराने सितारे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इनमें दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव, मदन लाल, कीर्ति आजाद, अजय जडेजा और आशीष नेहरा, मुरली कार्तिक जैसे कई खिलाड़ी शामिल थे जो किसी न किसी तरह से बिशन सिंह बेदी से जुड़े रहे। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में भारत के मशहूर कप्तान रहे टाइगर पटौदी की पत्नी और जानी मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर भी पहुंची। सबने नम आंखों से भारतीय क्रिकेट के इस महान सितारे को आखिरी विदाई दी। बिशन सिंह बेदी 77 साल के थे और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। फिरकी के सरदार नाम से मशहूर बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 266 विकेट उन्होंने हासिल किए। 14 बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट पर लिए और एक बार सभी 10 विकेट भी हासिल किए। बिशन सिंह बेदी एक जमाने में भारतीय स्पिन गेंदबाजी की स्वर्णिम चौकड़ी का हिस्सा रहे। इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकटराघवन के साथ बिशन सिंह बेदी की ये जो चौकड़ी थी, स्पिन गेंदबाजी का एक ऐसा जाल बुनती थी विरोधी टीम पर कि विरोधी टीम के खिलाड़ी थे उसमें फंसते थे तो आउट होकर ही बाहर निकलते थे। 1966 से 1978 तक स्पिन गेंदबाजी का वो एक जादुई दौर था। तो बिशन सिंह बेदी के उस दौर पर बात करने के लिए और बिशन सिंह बेदी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट के एक और बड़े सितारे सैयद किरमानी। किरमानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिशन सिंह बेदी आपके पहले कप्तान थे। आपने अपना टेस्ट जीवन उन्हीं की कप्तानी में शुरू किया और उसके बाद आपने भी एक बड़ा इतिहास लिखा अपने खेल से। तो कैसे आप याद करेंगे अपने पहले कप्तान को? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इनके सारे परिवार को, बिशन पाजी के परिवार को कंडोलेंसेस मैसेजेस देना चाहूँगा। और उसके बाद ये बहुत ही अफसोसनाक खबर हमने सुनी आज दोपहर में कि उनका देहांत हो गया है और क्रेमेटोरियम में वहाँ पे ले चले गए थे उनको। बहरहाल बिशन सिंह बेदी मेरे 1971 से मैं उनकी विकेट कीपिंग करता चला आया और बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा हासिल किया। साथ साथ में प्रसन्ना थे उनके और पीएस चंद्रशेखर और वेंकटराघवन भी थे उस टाइम पे। तो ये चारों गेंदबाज, इसमें से 3 आउटस्टैंडिंग गेंदबाज थे जिसमें सारी दुनिया इनको मानती थी एज लेजेंडरी जीनियसेस, जिसमें बिशन बेदी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर इनको माना जाता था द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर इरापल्ली प्रसन्ना के एरा में भी वो बेस्ट ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड माने जाते थे। और साथ में बीएस चंद्रशेखर जो उनको जाना जाता था एज द फास्टेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। तो उनके कई इनके साथ जो मैं विकेट कीपिंग करना शुरू की, बल्कि कर्नाटका से एज ए स्कूल बॉय
प्रसन्ना और चंद्रशेखर की बॉलिंग में मेरे को एक्सपोजर दिया गया बाय माय मेंटर केबी तारापुर ऑफ बेंगलोर। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई जब मैं इंडिया को सेलेक्ट हुआ 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में। वहां पे 71 to 75 मेरे को इतना बेहतरीन तजुर्बा हुआ ये इन टीम के साथ रहने का और इंग्लैंड में काउंटी मैचेस खेलने का, क्योंकि फरूक इंजीनियर वहां पे ओनली टेस्ट मैचेस के लिए मौजूद थे और हम सारे के सारे काउंटी गेम्स में बेहिसाब तजुर्बा हासिल की मैंने। ये 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को रखते हुए, और 1976 में वहां पे मेरा डेब्यू हुआ न्यूजीलैंड में, जबकि फरूक इंजीनियर का टेस्टिमोनियल ओल्ड ट्रैफर्ड में लैंकाशायर के साथ हो रहा था, जिसकी बिना वो आ नहीं पाए टीम में। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका मिला मेरे को 1976 में, और बिशन सिंह बेदी जैसे कप्तान मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा। ही वाज ए बेस्ट गाइड, मेंटर and a captain, very thinking captain, और बहुत ही जोवियल और बहुत ही मिलनसार कप्तान रहे हैं ये। ही ब्रॉट कमारडरी यानी कि भाईचारा, हार्मनी, लव एंड पीस अमंग्स द ऑपोजिशन, जो जिसके खिलाफ हम खेले वहाँ पे इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट 1977-78 जब हम ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट ले आए कि भाई जो भी फील्डिंग साइड सारा दिन फील्ड पे रहेगी, तो आफ्टर द डेज प्ले, गेम खत्म होने के बाद बैटिंग साइड उनके ड्रेसिंग रूम में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में जाके शेयर प्लेजेंट्रीज उनके साथ एक दूसरे के बात हो रही थी, और कई अच्छे हादसे, कई सीखने को मिले हमको। रॉडनी मार्श से बात करने का बहुत ही बेहतरीन मौका था, और सारे खिलाड़ी जब हमारी फील्डिंग रहती थी सारे दिन में, ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे ड्रेसिंग में रूम में आते थे। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, इतना बेहतरीन माहौल था उस जमाने में बिशन सिंह बेदी की कप्तानी के टाइम पे। अब वो उन्होंने रिटायर हो गए बाद से वो कॉन्सेप्ट चला गया, और मैं समझता हूँ अब ये बेहतरीन इन्होंने उस हमारे जमाने में कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं थे। इन्होंने नॉटिंघमशायर को रिप्रेजेंट करते थे, काउंटी खेल रहे थे, वहाँ का कल्चर ले आए कप्तानी की हैसियत से, और सारी की सारी टीम इनके साथ ट्रेनिंग करती थी। तो ये कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग का बाहर से आया है, फॉरेन कोचेस लेकर आए हैं अब इस दौर में। मैं समझता हूँ इनके जैसा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर शायद ही पैदा होएगा। He was song like इतना आराम से, और इनका वेरिएशन 6 डिलीवरीज में अलग अलग डिलीवरी आती थी। खास तौर से इनका आर्मर जो कहलाया जाता है, जो हवा में आवाज आती थी बल्कि नीचे डिप जो होता था, ये आज तक किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर के हाथ से ये गेंद अभी तक के मैं नहीं देख पाया। और इनके जैसा खिलाड़ी, ही वाज अ गुड ऑलराउंडर। जबकि हमारी पार्टनरशिप न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज वानखेड़े स्टेडियम पे तकरीबन 80 रन्स पार्टनरशिप, जहाँ पे बिशन पाजी ने 50 प्लस उन्होंने लगाया था, और मैं 88 पे आउट हो गया था। बहरहाल ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही जोवियल, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और हमारे साथ किरमानी साहब मेरे खेल संपादक विमल मोहन भी हैं। विमल, आप भी किरमानी साहब से बात करने के लिए काफी बेताब थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। किरमानी साहब के साथ मैंने काफी शो किया है। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीती थी टीम
किरवानी साहब, पहले तो आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। और आप 2-3 बहुत अच्छे किस्से सुना रहे थे, जिसमें आपने 88 बनाया था और 36 बनाया था उन्होंने वानखेड़े पे, और उसके अगले मैच में उन्होंने 50 जो अकेली उनकी एक हाफ सेंचुरी है वो उसके अगले मैच में कानपुर में बनाया था। आप उसमें भी आपने अच्छे रन बनाए थे। लेकिन बड़ी बात है कि आप 80 रन की पार्टनरशिप करें, मेरे ख्याल से वो शायद 105 रन की पार्टनरशिप थी आपके और बेदी के बीच में। और अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर, जैसे आप कह रहे पोएट्री है उनकी, गेंद से करके आवाज आती थी आर्मर्ड, इसमें एक जो स्पिनर होता है उसका सबसे अच्छा फ्रेंड एक तरह से विकेट कीपर होता है। आपने कई सारे उनके कैच भी लिए, लेकिन वो जो बैटिंग की पार्टनरशिप थी, जैसे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आपने 88 बनाए थे, उन्होंने 36 बनाए थे, और आपने मतलब जो 2 सेंचुरी बनाई वो तो गावस्कर की कप्तानी में बाद में बनाए, लेकिन उनकी पारी में जब आपने डेब्यू किया था 149 रन की पार्टनरशिप भी की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जब उनके साथ आपकी बैटिंग पार्टनरशिप होती थी बेदी के साथ, या जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर था, और स्लेजिंग तो वो हम लोगों के साथ भी कर लेते थे। जैसे एक बार हाल में मिले और उन्होंने पूछा, आप लोग सब विराट कोहली से डरते हो क्या, क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते हो? सारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा, राजदीप वगैरह सब लोग थे। तो वो तो स्लेजिंग में तो उनका जवाब नहीं था। आप उनके कुछ ऐसे किस्से सुनाए बैटिंग के दौरान, विकेट कीपिंग के दौरान, स्लेजिंग के लिए ह्यूमर में, जैसा आप कह रहे हैं वो जोवियल थे। जी हाँ, देखिए ये बस वही न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सबसे अहम उसके बाद पार्टनरशिप जमने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, क्योंकि बिशन पाजी के बाद एरापल्ली प्रसन्ना आते थे, उसके बाद चंद्रशेखर। बहुत लंबी भारतीय टीम की लंबी दुम थी, जिसको कहते हैं लॉन्ग टेल। और इन्होंने जब वो हमारी पार्टनरशिप जो साझेदारी जो जम रही थी वानखेड़े स्टेडियम पे, जहाँ पे बिशन पाजी ने 50 प्लस जो रन बनाए थे, उन्होंने मेरे से कहा कि क्रीमिया तुम सिर्फ एक जगह पे वहां पे मेरे को स्टैंड दो, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको लगाते रहूंगा। तो इस किस्म की वहां पे बीच में हमारी गुफ्तगू होती थी और बातचीत होती थी बीच में, और बहुत ही। और ये बिशन बेदी, प्रसन्ना और चंद्रशेखर मेरे ख्याल से ये जीनियसेस थे, और सारी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज। इनके मुकाबिल कोई, इनके बराबर कोई आया तक नहीं आज तक, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू दी आजकल इस दौर के स्पिनर्स के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो ये द आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग, ये 2 और वेंकट राघवन भी साथ में थे, मगर वो जरा लोअर ट्रेजेक्टरी पे ज्यादा ध्यान देते थे, जबकि प्रसन्ना उनके दौर में वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ स्पिनर माने जाते थे। और लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन पाजी वाज बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द वर्ल्ड माने जाते थे। ये 3 जीनियसेस को मैंने जो विकेट कीपिंग किया, मेरे को उनके स्टैंडर्ड पे आना लाजमी था, और they have given me these wicket keeping standards. They have learnt a great deal. They were my seniors. ये मेरे seniors थे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। और बिशन सिंह पाजी ने कई किस्से हैं, ज्यादातर फरूक इंजीनियर प्रसन्ना को मालूम रहेंगे मेरे से, मैं तो जूनियर था, उतना खास मैं इनके जोक्स वगैरह बस सुनता रहा, और वी यूज्ड टू एंजॉय हिज कंपनी। इतना बेहतरीन इन्होंने मिलनसारी और कमारेडरी प्लेयर्स में लेके आई, स्पोर्टिंग स्पिरिट टीम में लेकर आए इन्होंने, हर एक से, हर खिलाड़ी से खुश मिजाजी और बेहतरीन इनका लहजा था, और हर एक को अपनाना और हर एक को सिखाना। 1978-79 में जब हमारा भारत की टीम का पाकिस्तान का दौरा जब हुआ, 14 साल के बाद, उसके बीच में 2-3 वॉर भी, जंग भी हो गई थी, जिसकी बिना भारत और पाकिस्तान में सीरीज नहीं हो रही थी। 78-79 में पाकिस्तान के दौरे पे, वहां पे उस टाइम पे बिशन सिंह बेदी ने कपिल देव को भी टीम में शामिल किया, और वहां पे 79 में कपिल देव भी इनकी ही कप्तानी में डेब्यू किए पाकिस्तान में। और वहां से अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, जो कपिल देव जो वन ऑफ द बेस्ट, नॉट द वन ऑफ द बेस्ट, हमारे एरा के वो द बेस्ट ऑलराउंडर
the country had ever seen. तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, सारी दुनिया को ग्लोबली ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद किरमानी, भारतीय क्रिकेट के एक शानदार खिलाड़ी। और विमल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, एक सवाल केवल और पूछना चाह रहा हूं किरमानी साहब, करीब 3 दर्जन हमारे पास कप्तान में टेस्ट कप्तानी का अगर इंडिया की बात करें, और बेदी साहब का रिकॉर्ड 20-25 से ज्यादा अच्छा है, मतलब ज्यादा, अगर सिर्फ विनिंग परसेंटेज को हम देखते हैं तो उनका परसेंटेज रिकॉर्ड। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब वो जैसे हम लोग उनकी गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, उनके फ्लाइट की, या उनका जो बेखौफ होकर जो वो जाल बुनते थे, बतौर कप्तान भी, मतलब फॉरवर्ड शॉट लेग पे, सिली पॉइंट पे, फर्स्ट स्लीप, सेकंड स्लीप, थर्ड स्लीप, और विकेट कीपर, मतलब एक जाल, वो कभी भी जब मान लीजिए कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, वो जाल बुनने से या अटैकिंग गेम करने से डरते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे तो ये विकेट्स, जितने भी विकेट्स लिए हैं बिशन पाजी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, ये खरीदते थे विकेट्स, दे वर बाइंग विकेट्स। इनकी बॉलिंग इतनी बेहतरीन होती थी। द आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग इन्हीं से सीखना है, अगर सीखना है स्पिन बॉलिंग, आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग। ये अभी तो आजकल के स्पिनर्स पता नहीं हु दे आर फॉलोइंग। अभी उस जमाने में ये रिटायर हो चुके थे, और मैं समझता हूँ इन 3 जीनियसेस को कभी मौका नहीं मिला, ना बुलाया गया इनको। युवा स्पिनर्स भारत के जो उभर आए, उनको सिखाने का या इनसे सीखने का, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी किस्मत थी मेरी। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि भाई ये 3 जीनियसेस को जो मैंने विकेट कीपिंग किया, जिसकी बदौलत मेरे को 1983 में द वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला है बाय नन अदर देन गॉडफ्रे एवांस ऑफ इंग्लैंड, जो सारी दुनिया में बेहतरीन विकेट कीपर माने जाते थे, ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर उनको माना जाता था। उन्हीं के हाथ मेरे को एक सिल्वर ग्लव और सिल्वर बॉल मिला ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे फरूक इंजीनियर साहब भी मौजूद थे, और ये बहुत बड़ा मेरे को ह्यूज ऑनर, पर्सनल ऑनर अवे फ्रॉम विनिंग द वर्ल्ड कप। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद किरमानी साहब, आपका भी शानदार दौर था और आपने इतने शानदार गेंदबाजों के लिए विकेट कीपिंग की, वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़ोरदार अनुभव आपका रहा। और शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी बहस में साथ देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, क्योंकि ये बातचीत तो और बहुत लंबी चल सकती थी, लेकिन समय अभी इतना ही था। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।